हेलो एवरीबॉडी। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चैप्टर नंबर 10 CFS को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। देखो, चैप्टर बहुत आसान है। मॉड्यूल में हालांकि ये टेबुलर फॉर्मेट में उसकी सारी वर्किंग्स दी हुई है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। हम यहाँ पे चार्ट फॉर्मेट में उसका पूरा वर्किंग नोट्स बनाएंगे और बहुत आसान रहने वाला है, ये मेरी गारंटी है। वीडियो के एंड में, ये कंसेप्ट का लेक्चर है, वीडियो के एंड में आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा CFS का। CFS कौन बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, सब पता चल जाएगा। कौन कौन से कंपोनेंट रहेंगे, गुडविल, कैपिटल रिजर्व कैसे फाइंड करेंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए, आप सोचेंगे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने बेशक पढ़ा होगा लॉ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किस किस कंपनी को कंपलसरी होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड पे कौन सी कंपनी बनाएंगी। देखिए, ये एक A लिमिटेड है जिसने B लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन द टर्म्स ऑफ मोर देन 51% शेयर इसके पास है। किसके पास है? A लिमिटेड के पास। किसके? B लिमिटेड के 51% से ज़्यादा शेयर A लिमिटेड के पास है। तो A लिमिटेड क्या बोलेगी? होल्डिंग कंपनी। और B लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी कंपनी। ओके, सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, ये आपने लॉ में पढ़ा है। सब्सिडियरी कंपनी जिसका 51% से ज़्यादा स्टेक किसी और ने, यानी 1/2 से ज़्यादा स्टेक किसी और कंपनी ने लेके रखा है, या तो उस बी लिमिटेड यानी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल किसी और कंपनी के पास है, उसे हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। और जिस कंपनी के पास है उसे हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। तो जब ईयर एंड पे ये होल्डिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, ये होल्डिंग कंपनी, कौन सी कंपनी? ये होल्डिंग कंपनी ईयर एंड पे जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी तो वो दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी। कौन कौन से दो तरह के? पहला बनाएंगी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा बनाएगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो है कि जिसके अंदर A लिमिटेड सिर्फ अपना, यानी A लिमिटेड की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, यानी उसमें सिर्फ A लिमिटेड की सारी इंफॉर्मेशन होगी, उसके फाइनेंशियल पोजीशंस, उसके प्रॉफिट एंड लॉस, उसके टर्नओवर, जो भी मैटर्स रिगार्डिंग टू ओनली A लिमिटेड है वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर A लिमिटेड दिखाएगी ईयर एंड पे, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसके अंदर। और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी बनाएंगी। कौन? होल्डिंग कंपनी। सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी को प्रिपेयर करना है। उसके अंदर किस किस कंपनी की डिटेल रहेगी? दोनों यानी इसमें A लिमिटेड की भी डिटेल रहेगी क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है, उसमें B लिमिटेड की भी डिटेल रहेगी, वो सब्सिडरी कंपनी है। यानी एक होल्डिंग कंपनी ईयर एंड पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएगी, उसके अंदर खुद का और उसकी सब्सिडरी का दोनों का डेटा शेयर करेगी, उसका और उसकी सब्सिडरी का दोनों का डेटा शेयर करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि एट द ईयर एंड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक होल्डिंग कंपनी बनाती है तब वो दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी। एक बनाएंगे स्टैंड अलोन, एक बनाएगा कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन के अंदर वो खुद का अकेले का, यानी जो होल्डिंग कंपनी है उसका ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो खुद का यानी होल्डिंग का और सब्सिडरी दोनों का इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसके प्रिपरेशन में कौन कौन सी वर्किंग नोट अपने को बनानी है और कौन कौन सी वर्किंग नोट हम यहाँ पे चार्ट फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली वर्किंग नोट हम बनाएंगे ये देखिए, ये सारी जो 7 से 8 वर्किंग नोट बनेंगी, उसके बाद डायरेक्ट अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट बन जाएगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगी। तो आपको
ये वर्किंग नोट अच्छे से देखनी है। पहली वर्किंग नोट बनाएंगे जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि होल्डिंग कंपनी कौन है और सब्सिडियरी कंपनी कौन है। ठीक है, लेट सपोज हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड और सब्सिडियरी कंपनी बी लिमिटेड है। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली वर्किंग नोट। पहली वर्किंग नोट में हम ये बताएंगे होल्डिंग कंपनी कौन है और सब्सिडियरी कंपनी कौन है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी वर्किंग नोट बनाएंगे। दूसरी वर्किंग नोट में ये जो होल्डिंग कंपनी है, इसमें हमने यहाँ पे देखा था कि ये होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट करके उसने वहाँ पे 51% से ज़्यादा वोटिंग राइट या तो शेयर्स एक्वायर किए हैं। तो ये कितने परसेंटेज जो यहाँ पे होल्डिंग कर रखा है होल्डिंग कंपनी ने, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे मिलेगा? तो अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना अमाउंट होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड बाय होल्डिंग कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू हम प्राइस पर शेयर कर देंगे। तो हमें यहाँ पे ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रुपीज़ पर शेयर। किसके? ये किसका है? ये सब्सिडियरी कंपनी का है और ये होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है। यहाँ से हमें पूरा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग मिलेगा। और ये जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग मिलेगा, एक होता है टोटल। टोटल कैसे बनेगा? एक तो होल्डिंग और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा ये 100% है। उसमें से सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 100 है, तो 100 में से 80% होल्डिंग ने एक्वायर कर रखा है। 100% में से 80%, तो जो बाकी का बचा है 20% वो किसके पास जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास। तो उसको हम बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस होल्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, तो एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स किसके हैं? बी लिमिटेड के। उसमें से ए लिमिटेड एक्वायर्ड 8,000 शेयर्स। 8,000 शेयर्स किसने एक्वायर कर लिए? ए लिमिटेड ने। तो यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ढूंढेंगे, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, यानी ये हो गया 80%। ओके, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20%। तो इस तरह से हमने दो वर्किंग नोटें देखी। फर्स्ट में हमने आइडेंटिफाई किया होल्डिंग कंपनी कौन है और सब्सिडियरी कंपनी कौन है। दूसरे में हमने ये देखा कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे निकलेगा? जितनी अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है उससे डिवाइड कर देंगे हम टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स है जो सब्सिडियरी कंपनी का है। सब्सिडियरी कंपनी का ये सारी वर्किंग नोटें हमें सब्सिडियरी कंपनी के अमाउंट्स लेके करनी है, सब्सिडियरी कंपनी के अमाउंट्स और फिगर्स लेके करनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी वर्किंग नोट। तो हम तीसरी वर्किंग नोट बनाएंगे। तीसरी वर्किंग नोट पे हम लोग ये तय करेंगे कि कौन सी डेट पे एक्विजिशन हो रहा है। डेट ऑफ एक्विजिशन, कौन सी डेट पे कंपनी एक्वायर कर रही है, शेयर्स एक्वायर कर रही है, कौन सी डेट पे होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो देखिए सपोज 1/7/2000 X2 में आ रहा है, तो इससे पहले वाला हिस्सा यानी 1/4/2 से लेके 30/6, चलो इधर 22 कर देते हैं,
2022, ठीक है। तो जो ये वाला हिस्सा है इसे हम प्री एक्विजिशन पार्ट बोलेंगे, प्री एक्विजिशन पार्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ए लिमिटेड ने 1/7/2022 को किया, तो 1/4/2022 से 30/6/2022 तक का हिस्सा प्री एक्विजिशन माना जाएगा, और 1/7/2022 से लेके 31 दिन यानी जिस दिन पे हमारे फाइनेंशियल बनेंगे वहाँ तक का ये वाले टाइम पीरियड को हम पोस्ट एक्विजिशन कंसिडर करके चलेंगे, पोस्ट एक्विजिशन पार्ट कंसिडर करके चलेंगे। तो अब तक हमने 3 वर्किंग नोटें की है। फर्स्ट में हमने आइडेंटिफाई किया होल्डिंग सब्सिडरी कौन कौन सी है, दूसरे में हमने देखा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है, तीसरे में हमने देखा डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है, और प्री वाला पोर्शन कितना है और पोस्ट वाला पोर्शन कितना है, प्री एक्विजिशन पोर्शन कितना है, पोस्ट एक्विजिशन पोर्शन कितना है, ठीक है। अब यहाँ से रियल कैलकुलेशन चालू होगा। ये जो थी ये यहाँ तक की तीसरी वर्किंग नोट तक की, यहाँ तक की सारी वर्किंग नोट्स ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एक वर्किंग नोट थी कि हमें कितना होल्डिंग को देना है और कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट को देना है, यानी हमने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग और परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला था, ठीक है। अब वह परसेंटेज के हिसाब से हम आगे का प्रपोर्शन करेंगे, ठीक है। अब चौथी वर्किंग नोट बनाएंगे हम एनालिसिस ऑफ कैपिटल, जितना कैपिटल है, जितना कैपिटल अमाउंट है, यानी जितने शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, जितने कैपिटल के अमाउंट है उसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में। सबसे पहले देखिए ये हमने यहाँ पे डेट निकाली, डेट ऑफ एक्विजिशन, तो उसके हिसाब से कितना प्री वाला पोर्शन है, कितना पोस्ट वाला पोर्शन है, उस हिसाब से हम लोग उसको बाइफरकेट करेंगे कि प्री एक्विजिशन हिस्सा कितना है और पोस्ट एक्विजिशन हिस्सा कितना है, किसका, कैपिटल का। यहाँ पे हम कैपिटल की अमाउंट लिख देंगे, सपोज ये है 1 लाख, ठीक है। अभी प्री एक्विजिशन में देखिए हमने 1/7 को एक बार किया, तो जो 1/7 से पहले वाला होगा वो प्री एक्विजिशन में जाएगा, 1/7 के बाद वाला होगा वो पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा। लेकिन कैपिटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट हम कब कर रहे हैं, 1/7 को, तो इसकी ये इधर गिनती कौन से वाली होगी, 1/7 वाली, 1/7 यानी 1/7/2022 वाली। तो 1/7/2022 से पहले का प्री वाला होगा, उसके बाद वाला पोस्ट वाला होगा। तो 99% केस के अंदर ये जो कैपिटल में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट प्री वाला ही दिया रहेगा, प्री वाला ही दिया रहेगा। कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें प्री वाला नहीं है, पोस्ट वाला भी है, प्री वाले के साथ साथ पोस्ट वाला भी है, प्री वाला नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो प्री वाले का 100% हम अभी लेके चल रहे हैं। जब वो क्वेश्चन करेंगे तब उसमें देखेंगे पोस्ट वाले का कैसे करते हैं, ठीक है। प्री वाले में भी 2 पार्ट बनाएंगे, 2 पार्ट किस किस के, एक आ जाएगा ए लिमिटेड, यानी ये कौन है, होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी का कितना था 80%, होल्डिंग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितने थे 80%, और जो रिमेनिंग बच गया वो किसका था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये कितना है 20%। और पोस्ट एक्विजिशन में कुछ पार्ट गया क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने 100% कंसिडर करके चले, हम यहाँ पे 100% कंसिडर करके चले, ठीक है। अभी ये जो 80% और 20% है उसमें हम ये 1 लाख को बांट देंगे, यानी इधर आ जाएगा 80,000 और यहाँ पे चले जाएंगे 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये टेब्यूलर फॉर्मेट है, सारे जितने भी कैप्शन है जिससे हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मिलेगा, जिससे हमें कंपनी के अंदर कंट्रोल मिलेगा। कंट्रोल किन किन चीज़ों से मिलता है, एक तो कैपिटल से मिलेगा, एक रिजर्व एंड सरप्लस से मिलेगा, एक P&L से मिलेगा, एक कैपिटल से मिलेगा, एक रिजर्व एंड सरप्लस से मिलेगा, या कोई P&L बैलेंस दिया है उससे मिलेगा, या कोई रिवैल्यूएशन चीज़ों का बैलेंस दिया है उससे मिलेगा। जिन चीज़ों से कंट्रोल मिल सकता है अपने को, जिन चीज़ों से, गौर कीजिएगा, जिन चीज़ों से कंपनी के अंदर ये होल्डिंग कंपनी को कंट्रोल मिल सकता है, 80% कंट्रोल जिन चीज़ों से मिल सकता है उस चीज़ों का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। पहला कैपिटल का एनालिसिस हो गया, दूसरा एनालिसिस ऑफ रिजर्व। तो क्वेश्चन के अंदर रिजर्व्स दिए रहेंगे, फॉर एग्जांपल रिजर्व्स की अमाउंट दी गई है 10,000 रुपीज़,
10,000। उसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस है रिजर्व्स सिर्फ प्री पीरियड के दिए हैं और कुछ रिजर्व्स पोस्ट पीरियड के भी दे दिए गए हैं। कुछ रिजर्व्स प्री पीरियड के भी होंगे, कुछ पोस्ट के भी होंगे। तो अभी ऐसा केस लेके चलते हैं जिसमें सिर्फ प्री वाले रिजर्व्स है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्री एक्विजिशन, यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन में अभी हम लोग लेके चल रहे हैं 100%, तो पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, प्री वाले पार्ट में। प्री वाले पार्ट में हम दो पार्ट बनाएंगे। कौन कौन से दो पार्ट बनाएंगे? पहला आएगा होल्डिंग का, होल्डिंग यानी ए लिमिटेड कितना है 80%। दूसरा जाएगा माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये कितना है 20%। तो इधर आ जाएगा 8,000 और इधर चला जाएगा 2,000। ठीक है, इस हिसाब से हम रिजर्व का भी एनालिसिस कर दिए। इस तरह से रिजर्व का भी एनालिसिस हो गया। सेम तरीका है ये जो रिजर्व का किया, वैसे P&L अकाउंट का भी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर सेपरेट बैलेंस दिया है तो उसका सेपरेट करेंगे हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 6 बना के। और अगर कहीं पे भी रीवैल्यूएशन रिजर्व हुआ है, रीवैल्यूड हुए, कोई भी असेट्स रीवैल्यूड हुई है, तो उसका हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, और उसका भी सेम तरीके से एनालिसिस होगा। प्री वाला पोर्शन प्री में जाएगा, पोस्ट वाला पोस्ट में जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर कहीं पे भी रीवैल्यूएशन किया गया है तो दो इफेक्ट आएगी, उसकी दो इफेक्ट आएगी। पहली इफेक्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा, और दूसरी इफेक्ट उसकी डेप्रिसिएशन से आएगी। डेप्रिसिएशन से, ये डेप्रिसिएशन P&L में से माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये वाले रिवैल्यूएशन रिजर्व की दो इफेक्ट आएगी। जैसा मैंने बताया, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, कोई भी एसेट रिवैल्यूड हुई है तो पहला बनेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, और उसको हम ऐसे ही एनालिसिस करके टेबुलर चार्ट फॉर्मेट में ऐसे एनालिसिस कर देंगे। प्री पोस्ट में बांट के होल्डिंग और माइनॉरिटी को उनके परसेंटेज के हिसाब से बांट देंगे। और दूसरा, तो जो ये P&L अकाउंट का जो जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो जो पूरा जो डेप्रिसिएशन में प्लस या तो माइनस हो रहा है, यानी रिवैल्यूएशन के हिसाब से एसेट बढ़ा है तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, और अगर कम हुई है, वैल्यू कम हुई है तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। वो इफेक्ट देने के बाद हम P&L अकाउंट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक की 5 वर्किंग नोट बन गई। पहली वर्किंग नोट में हमने देखा होल्डिंग कंपनी कौन है और सब्सिडरी कंपनी कौन है। दूसरी में हमने देखा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे निकालेंगे। ऊपर रखेंगे हम लोग अमाउंट इन्वेस्टेड और नीचे रखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, किसके, सब्सिडरी कंपनी में। किस में इन्वेस्टमेंट किया है हमने, सब्सिडरी कंपनी में। ठीक है, उसके हिसाब से निकलेगा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को टोटल में से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिलने के बाद हम लोग ये तय करेंगे कि डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सा है। डेट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री एक्विजिशन पार्ट, पोस्ट एक्विजिशन पार्ट। उसके बाद हम वह प्री एक्विजिशन पार्ट और पोस्ट एक्विजिशन के पार्ट और माइनॉरिटी इंटरेस्ट और होल्डिंग के परसेंटेज के हिसाब से सारी जितनी चीज़ें, कौन सी चीज़ें जिससे कंपनी में हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मिलता है, जिससे हमें क्या मिलता है, कंट्रोल मिलता है कंपनी में, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और उसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, प्री और पोस्ट में। और प्री और पोस्ट में भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे उसको, होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मेजरली तीन से चार चीज़ आ सकती है। एक आ सकता है कैपिटल, दूसरा आ सकता है रिजर्व, तीसरा आ सकता है P&L, और कहीं कहीं केस में दिया रहेगा रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन जब हम करेंगे असेट्स का, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाएंगे और उसकी दो इफेक्ट देंगे। इतना हमने अभी तक देखा। अभी हम जा रहे हैं एक वर्किंग नोट पे, जिस वर्किंग नोट के हिसाब से हमें फाइनली गुडविल और कैपिटल रिजर्व मिलेगा। जिस वर्किंग नोट के हिसाब से हमको गुडविल और कैपिटल रिजर्व मिलेगा, ये वर्किंग नोट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम क्या देखेंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम ये एक टेबुलर फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। उसमें हम चालू करेंगे, हमने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है उतनी, वहाँ वो हमसे कहाँ से मिलेगी वो अमाउंट, वो हमें मिलेगी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में दिया रहेगा कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में XYZ अमाउंट्स के शेयर इन्वेस्ट किए हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, उसमें 80% यानी 80,000 के शेयर्स
देखिए इसको 10 रुपये की फेस वैल्यू से गिने तो 8000 शेयर्स वहाँ पे उसने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, 8000 शेयर्स उसने इन्वेस्ट किए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या होता है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था इन्वेस्टमेंट चैप्टर में फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ग्रुप 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट चैप्टर में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जितना इन्वेस्टमेंट आप अभी कर रहे हो, जितना नए शेयर्स, नए डिबेंचर जो अभी आप परचेस कर रहे हो, उसके ऊपर जितना भी डिविडेंड मिल रहा है या जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया है और उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो उसको हम लोग P&L अकाउंट में लेके नहीं जाते थे। उसको हम P&L में लेके नहीं जाते थे, बल्कि क्या करते थे, उसको हम लोग कैपिटलाइज करते थे। उसको क्या करते थे, कैपिटलाइज करके क्या इफेक्ट देते थे, जो हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसकी जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसको हम लोग रिड्यूस कर देते थे। इसको कैपिटलाइज करके हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देते थे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना भी हमने किया है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। मॉड्यूल में इंटर ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग की मॉड्यूल में इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद एक अमाउंट आएगा, उसमें से अभी यहाँ पे याद रखना है, उसमें से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से हमने माइनस कर दिया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्यों किया, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिला है, और इन्वेस्टमेंट में जो हम लोग ट्रीटमेंट देते थे वही सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे देने की। उसको P&L में न ले जाके उसको हमें कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज करके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम करनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को घटा देना है। ठीक है, अभी इसमें से हम लोग प्री एक्विजिशन वाला जितना भी पार्ट है, प्री एक्विजिशन पार्ट प्री एक्विजिशन वाला है जो हमने यहाँ पे गिना है, यहाँ पे ये 4th वाले वर्किंग नोट में गिना था, ये 5th वाले में रिजर्व में, P&L में और रिवोल्यूशन में। ये 5th वाला वर्किंग नोट है, ये 6th वाला बनेगा और ये 7th वाला बनेगा, यानी 4th, 5th, 6th और 7th। इसमें हमने जितना भी प्री एक्विजिशन वाला पार्ट निकाला है वो भी किसका, होल्डिंग कंपनी का, वो भी किसका, होल्डिंग कंपनी का, वो हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी उतनी चीज़ें हमने कंपनी में जाके एक्वायर की और हमें कंट्रोल मिला है, और उस कंट्रोल के बदौलत हमें इतना अमाउंट का पेमेंट करना पड़ा, यानी इन्वेस्टमेंट का जो इतना कॉस्ट है उसके साथ। तो हम क्या करेंगे, प्री एक्विजिशन पार्ट वाला जितना भी वर्किंग नोट में यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल, रिजर्व्स, P&L अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, वो सारा हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो किस के लिए किया था, प्री एक्विजिशन पार्ट ऑफ कैपिटल, प्री एक्विजिशन पार्ट ऑफ रिजर्व, प्री एक्विजिशन पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट अगर रिवैल्यूएशन दिया गया तो रिवैल्यूएशन को भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसका सारा टोटल हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि ये वह चीज़ है कि ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें इतनी सारी चीज़ें कंपनी में मिली है, उसकी बदौलत हमें कंट्रोल मिला है कंपनी के अंदर, और वो हमारी सब्सिडरी कंपनी बनी है। ठीक है, इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर आंसर पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या होगा कि आपने 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, उसके सामने आपको कंट्रोल कितने का मिला, सिर्फ 8 रुपये का, यानी आंसर कितना आएगा, 2। ये कैसे आया, पॉजिटिव आया, तो ये जो पॉजिटिव आंसर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुडविल, क्योंकि कंट्रोल मिलने वाला था हमें 8 रुपये जितना। कितना कंट्रोल मिलने वाला था, 8 रुपये जितना। हमने पेमेंट कितना किया, 10 रुपये का, 10 रुपये का पेमेंट किया हमने 8 रुपये का कंट्रोल लेने के लिए, यानी उसके पास कुछ तो ऐसी गुडविल है जिसके हमने 2 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया, जिसके हमने 2 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया। यानी अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसको हम बोलेंगे गुडविल,
और अगर 10 रुपये का पेमेंट करने के सामने हमें 10 रुपये का पेमेंट करने के सामने हमें कंट्रोल मिल रहा है 11 रुपये का, यानी आंसर आया नेगेटिव। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, और उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। ये 6th वर्किंग नोट बनाई हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग नोट कैसे बनी, उसमें हमने सबसे पहले लिया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से उठाया हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर वह इन्वेस्टमेंट के अंदर करंट ईयर के इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें कोई भी डिविडेंड मिला तो हम उसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मान के यहाँ से कैपिटलाइज करके माइनस करके जो हमारी कॉस्ट है उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, कॉस्ट को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। उसमें से हम माइनस करेंगे कि ये पेमेंट करने के बाद हमें कितने कंट्रोल मिले। वो कौन से कंट्रोल, प्री एक्विजिशन पार्ट वाले। अगर कोई पोस्ट एक्विजिशन पार्ट वाला है, कैपिटल है, रिजर्व है, पीएनएल है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाएंगे। जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तब उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाएंगे। तो उसको यहाँ पे माइनस नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा प्री एक्विजिशन पार्ट। प्री एक्विजिशन पार्ट किस किस का, जहाँ जहाँ से आपको कंट्रोल मिलते हैं, कैपिटल, रिजर्व, पीएनएल एंड रिवैल्यूएशन, वो माइनस करने के बाद अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो वह है गुडविल, अगर नेगेटिव आया तो उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व। और अब ये तो बोलने की बात नहीं है कि ये गुडविल है, उसको हम इंटेंजिबल असेट्स के हेड में दिखाएंगे, और ये कैपिटल रिजर्व है उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर दिखा देंगे बैलेंस शीट बनाते टाइम। ठीक है, ये वर्किंग नोट बनने के बाद अभी हमारी लास्ट वाली वर्किंग नोट बनेगी और पूरा का पूरा कंसेप्ट, ये बेसिक वाला कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग एक बार स्पीडीली सारे के सारे वर्किंग नोट देख लेंगे। और ये लास्ट वाली वर्किंग नोट बनेगी, वो बनेगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कौन सी बनेगी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना है। जितनी भी वर्किंग नोट बनाई, जहाँ जहाँ से हमें कंट्रोल मिला वहाँ से माइनॉरिटी वालों को भी कंट्रोल मिल रहा है, जहाँ जहाँ से हमें कंट्रोल मिला वहाँ माइनॉरिटी वालों को भी कंट्रोल मिल रहा है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, यहाँ पे भी टेबुलर फॉर्मेट बनेगा, अमाउंट रुपीज़, यहाँ पे भी टेबुलर फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पे हमने माइनस करते टाइम सिर्फ और सिर्फ प्री वाला माइनस किया था, यहाँ पे पोस्ट वाला नहीं माइनस किया था। क्यों, क्योंकि पोस्ट वाले से हमें कंट्रोल नहीं मिल रहा है। कंट्रोल कहाँ से मिल रहा है, सिर्फ प्री वालों से। लेकिन माइनॉरिटी वालों को तो कंट्रोल से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो माइनॉरिटी वालों में दोनों लेंगे, दोनों यानी प्री वाला भी पोस्ट वाला भी, दोनों लेंगे, प्री वाला भी पोस्ट वाला भी। अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ढूंढ रहे हो आप, तो आप यहाँ पे खास ध्यान रखिए, यहाँ पे सिर्फ प्री वाला आएगा, माइनॉरिटी में दोनों आएगा। तो दोनों लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कैपिटल से चालू करेंगे, कैपिटल, प्री वाला है, पोस्ट वाला है, दोनों ले लेंगे, और बाहर वाली कॉलम में टोटल जाएगा। फिर आएगा रिजर्व, रिजर्व में प्री वाला लिखेंगे, पोस्ट वाला लिखेंगे। आपको पूरा लिखना है, अभी ये वीडियो इतना लंबा ना जाए इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्री एक्विजिशन ऐसा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे पीएनएल एंड रिवैल्यूएशन का हम लिख देंगे, प्री वाला पार्ट एंड पोस्ट वाला पार्ट। और यहाँ पे हम लोग इसका टोटल कर लेंगे, और इसका टोटल ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये हम कहाँ पे दिखाएंगे, ये हम लायबिलिटी साइड दूसरे नंबर पे दिखाएंगे। फर्स्ट नंबर पे आएगा शेयर होल्डर्स फंड, और उसके बाद तुरंत यहाँ पे दिखाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और ये दोनों मिलके क्या होता है, पूरा का पूरा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी सारी की सारी वर्किंग नोट्स यहाँ पे ख़त्म हो गई है, सारी वर्किंग नोट्स ख़त्म हो गई है। एक बार स्पीडीली देख लेते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट में हमने क्या देखा था, होल्डिंग और सब्सिडरी को बाइफरकेट किया। सेकेंड वर्किंग नोट में हमने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना सीखा। कैसे निकालेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड, ये कहाँ से मिलेगा, ये बैलेंस शीट से मिलेगा। उसको डिवाइड करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर किसके, सब्सिडरी के, ठीक है। और टोटल में से ये जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग माइनस कर देंगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमें
मिल जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिलने के बाद हम ये स्पेसिफाई करेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सा है, उसके हिसाब से हम प्री वाला पार्ट ढूंढेंगे और पोस्ट वाला पार्ट ढूंढेंगे। उसके बाद हम एक एक हेड का एनालिसिस करेंगे। किस हेड का एनालिसिस करेंगे? जहाँ से हमें कंट्रोल मिल रहा है। कंट्रोल मिलने वाले मेजरली 4 पार्ट है, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व कब आएगा? जब क्वेश्चन में बोला गया है कि पर्टिकुलर एसेट को रिवैल्यूएट करना है और या उसकी वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है, तब रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा। अदरवाइज सिर्फ 3 ही चीज़ आएगी जहाँ से हमें कंट्रोल मिलता है। एक आएगा कैपिटल, दूसरा आएगा रिजर्व और तीसरा आएगा पीएनएल अकाउंट। जिन जिन केस में पीएनएल अकाउंट सेपरेट नहीं दिया है उसमें रिजर्व में वो इंक्लूडेड है, ऐसा मान के हम लोग ये एनालिसिस करेंगे। कैपिटल के एनालिसिस में हम सबसे पहले कैपिटल को 2 पार्ट में ले जाएंगे, एक ले जाएंगे प्री एक्विजिशन में, एक को पोस्ट एक्विजिशन में। प्री एक्विजिशन को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। होल्डिंग को उतने परसेंटेज में दे देंगे, माइनॉरिटी को उसके परसेंटेज में, ठीक है। और बाकी की सारी रिजर्व, पीएनएल और रिवैल्यूएशन रिजर्व तीनों सेम फॉर्मेट में फॉल होगी। उसके बाद हम बनाते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाने के बाद हमें मिलता है कैपिटल रिजर्व या तो गुडविल, कैपिटल रिजर्व या तो गुडविल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें से माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन पार्ट। प्री एक्विजिशन पार्ट किसका? जहाँ जहाँ से हमें कंट्रोल मिल रहा है, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। उसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो माइनस किया और उसकी कॉस्ट कम की, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना आया, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना आया उसमें से प्री एक्विजिशन पार्ट माइनस करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आता है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो उसको हम गुडविल बोलेंगे, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। और उसके बाद आखिरी वाला वर्किंग नोट बनेगा, वो बनेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दोनों लेना है, प्री वाला पार्ट भी लेना है, पोस्ट वाला पार्ट भी लेना है, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल का कोई मसला नहीं है। तो उसमें कैपिटल रिजर्व, पीएनएल एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व सारा का प्री एंड पोस्ट वाला जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगा टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और हम कहाँ पे दिखाएंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड पे 2 नंबर के हेड में दिखाएंगे। पहला हेड बनेगा शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा बनेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और ये दोनों मिलके कंपनी की पूरी शेयर कैपिटल हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS का इलास्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।